नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और सियासत की सतह पर जो कुछ दिखाई देता है, कहानी अक्सर उससे कहीं आगे की होती है। कहीं सत्ता के गलियारों में रणनीति की शतरंज बिछती है, तो कहीं बयान, फैसले और घटनाएं आने वाले राजनीतिक समीकरणों की एक पटकथा लिखते हैं। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते आपको, बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसका असर समझने की और आपको बताने की, समझाने की कोशिश भी करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। तो आज खास बात होगी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और एसआईआर के बाद बदलते राजनीतिक नैरेटिव की। क्या अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई का नया दौर शुरू हो चुका है और क्या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश भी छिपा है? इस मुद्दे पर हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान, करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद नए समीकरणों की पड़ताल करेंगे। क्या सिद्धारमैया की सक्रियता डीके शिवकुमार की राह मुश्किल बना सकते हैं? और बात केरल की करेंगे, जहां ईडी पर हमले के बाद उठे उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे जिनके केंद्र में वहां की पुलिसिंग, प्रशासनिक जवाबदेही और सरकार की साख है। इसके अलावा आपको बताएंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां ले चलेंगे लाइव। तो बहुत सारे सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। डीडी न्यूज से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खास बातचीत में कहा, छात्रों के मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीति, कुछ ऐसा न करें जिससे छात्रों में हो कंफ्यूजन। नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कई याचिकाओं में एनटीए को खत्म करने या उसके पुनर्गठन की मांग। तो आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। नमस्कार। 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस को स्टार्ट हुए। इस संबंध में मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक हैं, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप हैं। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन रिटेल आउटलेट पर ये देखा जा रहा है कि कई जगह पर काफ़ी एबनॉर्मल सेल है और कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड के चलते है और कुछ ऐसा है कि जो बल्क सेल है वो शिफ्ट हुई है रिटेल के ऊपर और प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल भी रिटेल आउटलेट पर शिफ्ट हुई है। अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो लगभग 150 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल में 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है और लगभग 14 ऐसे ज़िले हैं जहां पर पेट्रोल में 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। इसी तरह डीजल के संबंध में 156 ज़िले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज़्यादा ग्रोथ है और 6 ज़िलों में लगभग 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल में लगभग 38% की गिरावट है डीजल के संबंध में मैं बता रही हूँ। और इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी बल्क डीजल सेल में लगभग 29% की गिरावट देखी जा रही है। गवर्नमेंट सिचुएशन को रिव्यू कर रही है और रिसेंटली सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ और इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ एक मीटिंग किया है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को सजेस्ट किया है कि वो स्पेशल स्क्वाड्स बनाएं और जहां पर भी इस तरह की माल प्रैक्टिस हो रही है
चाहे वो होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, उन सबको रोकने का प्रयास करें। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के द्वारा सभी इंडस्ट्रियल और बल्क कंज्यूमर से ये अपील की जाती है कि वो पैनिक बाइंग ना करें और अननेसेसरी स्टॉकिंग ना करें, और जो उनके ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल्स हैं उनके द्वारा ही प्रोक्योर करें। एनफोर्समेंट एक्शन स्टेट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा चालू है। एलपीजी के संबंध में पिछले 4 दिन में 6,500 रेड हुई हैं, 5 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। रिटेल आउटलेट्स पर पिछले 2 दिन में लगभग 900 रेड्स हैं और 417 लीटर पेट्रोल, 75,715 लीटर डीजल सीज किया गया है, 12 एफआईआर बुक की गई हैं और 15 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी पिछले 4 दिनों में 800 से अधिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर इंस्पेक्शन किया है और लगभग 112 शो कॉज नोटिस और 45 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है। इसी तरह रिटेल आउटलेट्स में 4,660 से अधिक रिटेल आउटलेट्स पर इंस्पेक्शन किया है और 714 डीलर्स को शो कॉज नोटिस दिया है, 73 डीलर्स को पर पेनल्टी इम्पोज की है और 562 डीलर्स को सस्पेंड। पीएनजी कनेक्शन के संबंध में मार्च से लेकर अब तक लगभग 8,30,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,91,000 कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और 8,53,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स को रजिस्टर किया है। भारत सरकार ने 25 तारीख को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि ऐसे कंज्यूमर जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों हैं, वो उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो 30 दिन के अंदर या तो अपना एलपीजी कनेक्शन टर्मिनेट करा लें या फिर एक ट्रांसफ़र वाउचर भी ले सकते हैं और इस ट्रांसफ़र वाउचर के जरिए वो जब भी नॉन पीएनजी एरिया में जाएंगे तो उनको कनेक्शन दिया जा सकेगा। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 4 दिनों में 1,78,000 बुकिंग रिसीव हुई हैं और इन बुकिंग के अगेंस्ट 1,80,00,000 घरेलू एलपीजी के सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है। 96% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की गई है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में 1 मई से लेकर अब तक 1,86,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और पिछले 4 दिनों में 29,814 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। ऑटो एलपीजी के संबंध में भी पिछले 4 दिनों में 954 टन सेल हुई है और 5 किलो के सिलेंडर्स भी पिछले 4 दिन में 2,44,000 सिलेंडर्स की सेल की गई है। नेचुरल गैस की सप्लाई यूरिया प्लांट्स के लिए 99% तक रेस्टोर की जा चुकी है और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर इंक्लूडिंग सीजीडीज को 80% तक की सप्लाई रेस्टोर हो गई है। क्रूड रिफाइनरीज 1 मई से लेकर अभी तक 13,870 टन प्रोपिलीन और ब्यूटिलीन की सेल की गई है और 5,380 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। अंत में मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Over to you, Upesh ji, for updates from the Shipping Ministry. Thank you, ma'am. The Ministry of Port Shipping Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions, and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. As part of vessel movement, a merchant vessel, Nissos Keros, a Marshall Island flag
crude oil tanker safely transited Strait of Hormuz on the night of 25th, 26th, and is bound to arrive at Visakhapatnam on 3rd June 2026. This merchant vessel is carrying crude oil, approximately 270,000 metric tons. It has all foreign crew members and is a Marshall Island flag vessel. All Indian seafarers in the region are safe, and no incident involving Indian seafarers, either on Indian flag or foreign flag merchant vessel, has been reported. The control room established at Director General of Shipping has handled more than 10,800 calls and more than 24,098 emails since activation. In the past 96 hours, a total of 500 calls and 1,332 emails have been received from seafarers, their families, and maritime stakeholders. The Ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,422 Indian seafarers so far, including 47 in last 96 hours from various locations across the Gulf region. Port operations across India remain normal and no congestion has been reported. Thank you. Thank you, Upesh ji. Over to you, Wasim ji. Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the Indian community in the region. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of the Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. UAE airspace is open. Indian and UAE carriers are operating flights from UAE to various destinations in India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is partially open. Air India Express, Indigo, and Qatar Airways are operating flights from Qatar to various destinations in India. Kuwait airspace is open. Jazeera Airways and Kuwait Airways are operating flights to various destinations in India. Indian carriers are also expected to resume operations from Kuwait to India soon. Bahrain airspace is open. Air India Express, Indigo, and Gulf Air are operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open. We have advised Indian nationals to avoid traveling to Iran and urged those already there to leave with our embassy's support. So far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 2,557 Indian nationals out of Iran through land border routes. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you. Yeah, you want to add something? प्लीज़ कृपया नोट करें कि जो LPG प्रोडक्शन है वो 52 TMT है. शायद मेरे मुंह से 92 निकला है. 52 TMT. 52 TMT per day. Okay, now we'll take questions. We'll start with the first row and then keep moving behind. Yeah, 54. Hi, Sukal from the Indian Express. My first question is to Sujata ma'am. Ma'am, could you share with us the level of under recovery that the OMCs currently have on ATF sales for domestic flights? Because prices were last month, early April prices were hiked by only about 25%, and
In May, there was no hike whatsoever. Also, because now, we are at the fag end of May and Monday is June 1. Again, that's the time when ATF prices are usually revised. Airlines have again been seeking a hold on prices. So if you could help us with the government's view on this, considering that the OMCs are making under recoveries on ATF as well. The other question is for Opesh, sir. Sir, you mentioned about that one tanker that crossed the Strait of Hormuz carrying oil. But there are indications that another LPG tanker by the name of Al-Ashtan, a Liberia flag tanker, is headed towards Dahej, and it also probably crossed the Strait of Hormuz over the past 2 to 3 days. Is there any confirmation as far as you are concerned on this? It's Al-Ashtan. It's a Liberia flagged LNG tanker. Thank you. Second row. Hi, I'm Tuesh from Economic Times. Opesh sir, can you help us understand how the coordination between India, Iran and the parties involved happens regarding movement of ships, and which ships are given a priority when you are discussing with them? This is Dhruvaksh from Business Standard. My question is to Opesh, sir. Sir, there has been a lot of concern over the logjam at JNPT because of the shortage of drivers, trailer drivers at CFSs. So just wanted to understand, one, because there was a meeting between Mr. Goyal and Mr. Sonowal for the issue, what is the progress? Do we still have a logjam? And is the issue exclusive to JNPT because of the excess load of transshipment cargo that has landed at the port, or is it more widespread in terms of any bottlenecks that are appearing at major ports at least? 4. मैम महेश केजरीवाल फ्रॉम लोकसत्य। मेरा सवाल ये है कि जो वेस्टर्न एशिया का मामला अगर ये लंबा चलता है तो भारत सरकार के पास कोई दीर्घकालीन कोई योजना है कि भंडारण क्षमता हम बढ़ाएंगे? दूसरा इससे जुड़ा हुआ है कि जो पेट्रोकेमिकल है इसमें जो रेट्स हमारे रिवाइज हो रहे हैं बार बार इलेक्शन के बाद, तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? 26 and 24. Yeah, Udit from The Print. My question to Sujata ma'am is that you said that the domestic production of LPG is around 52,000 metric tons. So just wanted to know what is the current level of domestic demand for LPG, how much we are importing in terms of percentage. And the second question is with regards, is there any update on the anything that has been accelerated with regards to strategic petroleum reserves? Thank you. I'm Anil Handa. I have a question on ship tracking data. So of late, there's some news that some 2 countries have been at loggerheads. So how does this affect us, and does the data have universal access, or how does it work like? 187 in the front row. Hi, Sapna here from CNBC TV 18. One question for Sujata ma'am. Just wanted to understand, ma'am, what is the current assessment in terms of the pricing scenario? Because crude oil seems to have come off its highs, though it's extremely volatile at the moment, and 4 price revisions have already happened. Though, of course, the losses of OMCs are still very much out there. So, I mean, any assessment of the price scenario? I mean, can we expect some stability in the domestic pricing, at least for, a few weeks, if possible, if some thoughts are possible on that? And Upesh sir, just wanted to understand how many Indian flagged vessels are still in SOH, and what are they carrying? I mean, are they primarily LPG tankers, like, 12 of them, and I think 1 of them crude oil, something like that? If you could share the details. Thank you, sir. Third row 16, then 64, 142, 49 and 51. Hello, my name is Ritu from Argus Media. My first question is to Sujata ma'am. Ma'am, you mentioned that LPG output is 52 TMT per day. So just wanted to understand, given that Naira and Reliance were on a shutdown in April, how the output increased, whereas in March we had seen it was around 45
TMT per day? And second question is to both Sujata ma'am and Opesh sir, is that Iraqi Somo has reduced their OSP again for June, but the criteria is that they don't want shipping complications. So are we going to send our Indian ships back to SOH to lift our term supplies from Somo? Thank you. Good afternoon, Saptaparna Ghosh from The Hindu. A couple of questions to Sujata ma'am. Could we get, I'm here. In a release the other day, I mean, we were told that the losses that we are making from the sale of LPG, petrol and diesel was about 550 crores a day. So if possible, could you please get a breakup of, I mean, the three retail fuels, I mean, the under recoveries, and also wanted some perspective on how we are actually calculating the under recoveries, considering, I mean, the crude oil prices have been largely fluctuating. Are we using the Indian, I mean, the average Indian basket price of the month for calculating this? If you could please share some perspective on that. And secondly, ma'am, some perspective on compressed natural gas as well in Delhi and I mean the large part of North India. It has risen by about 6 rupees a kg. So considering we are also now, I mean, looking for a push towards public transport instead of individual mobility to ease out some pressure, how are we looking at the economics of it? If you could also get the some perspective on how much, I mean, if we are making any losses on contribution margins on that front. Thank you, ma'am. Ma'am, Premanshu from ABP. Sujata ma'am, sawal hai. Ma'am, you said that this 150 districts, there are abnormal increase in the petrol sale. So are those districts concentrated in any particular group of states, or are these across the country? 44 first. This is Atul Mathur from the Times of India. Couple of questions, Sujata ma'am. My colleague just asked you, can we have the state-wise breakup of the districts where we have noticed unusual growth in sales of both petrol and diesel? Secondly, now that OMCs are delivering more cylinders than the bookings that are taking place every day, do you have the number of the total backlog so far? What is the number of the LPG cylinders that have to be delivered? And my colleagues have already asked, but at the cost of repeating, can you please share the amount of under recovery on petrol and diesel as well, please? Thank you. I'm Prakash Pedashi from ET Now. My question is to Sujata ma'am. You mentioned that the natural gas supply to urea plants has been restored to 99% of the total requirements. Could you please break down natural gas supply status to other sectors as well? मैम मैं शैलेश हूँ ANI से. मैम LNG का अगर इंपोर्ट का आप ब्रेकअप दे सकें, मार्च अप्रैल में क्या हुआ था और मई में जो है कुछ इंपोर्ट बेहतर हुआ है क्या? Okay, yeah, we'll begin with answers from Shipping Ministry first. Opesh ji. Thank you, ma'am. And thank you, friends, for the questions. So in respect of Al-Ashram, we have no input of it moving. In terms of how we coordinate with India, Iran, how do we decide the priority, I would not like to, tell you how we coordinate for obvious reasons. So we coordinate through MEA, and that is where we are. In terms of priority, the priority decided in coordination with MOPNG, Ministry of Fertilizers, and thereafter a coordinated priority is prepared, and through which we try and get the ships out. I will come to JNPA later. So in terms of Indian flag vessels, there are about 13 vessels there. One is a LPG tanker, 5 are crude oil tankers, 1 is a chemical or a product tanker. There are 3 container ships, there are 2 bulk carriers, and there is 1 dredger. Are we sending Indian ships inside? Definitely there is plan whenever the Strait of Hormuz permits.
and the energy flow normalizes. But first priority is to get our ships out which are inside. With respect to ship data tracker, these are commercial applications. I believe people can take subscription. It's open to all. In terms of JNPT, as you're aware, the issue was not of the port, but of shortage of drivers at CFS. And as part of whole of government approach, both honorable ministers of shipping and railways held a joint meeting, and thereafter a press release was also issued to provide relief in terms of shortage of drivers to the maximum possible. In terms of that, change of mode charges, detention charges, railways, all these measures were put into place to ensure that the port is cleared of the containers. And this issue was particular only to that sector because of the shortage of driver, both probably coinciding with the festive as well as the election season. But we don't have concrete information on why so many drivers took leave at that point of time. And it had nothing to do with West Asia crisis. Thank you. Thank you, Sujata. So, yeah, you want to ask one? Puchiye. Furthermore, the situation is going to be adverse because you have a situation where you have got to negotiate with certain powers to get your work done. So I'd ask from that angle, how does the country look at it? Because there are some reports of lately between the two countries having loggerheads because if the info is in the public domain, so vested interests would take pursuance to what the local interests are, yeah? If I have understood correctly, you're trying to ask me whether this availability of ship data in public domain hamper the movement of ships. No, it doesn't hamper the movement. Whether it would or somebody would like to take advantage of the logistics data which is available. So it's very difficult to answer that. Any data which is public domain can be used either ways. By the person, it depends on his intention. But as of now, that data is helping us and you also to track the ships. Thank you, Upesh ji. Sujata. So, सबसे पहले LPG पर आपने सवाल पूछा, उस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि LPG का production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight, up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is ki, yes, I mean, some of the production, some of the refineries have come back to operations, and other than that, we are getting more, LPG because of the optimization from some of the refiners. The demand for LPG is also impacted by the seasonal variations. So right now the demand is after this, demand management done by the government and also because of the impact of the season. Right now the demand is something around 72 TMT, and then we are producing 50 to 52 TMT in-house in our domestic refineries. Regarding ATF, I don't have the data of under recovery, one, and two, regarding the prices, I will again say that it's more of a commercial decision or negotiation between the oil marketing companies and the airlines. Regarding the efforts of the government to keep the price stable, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की 10 रुपये बोथ पेट्रोल और डीजल पर, जैसा आप जानते हैं, और उसका इम्पैक्ट ही महीने का 14,000 करोड़ है. सो उसके अलावा आप ही ने बोला है 550 करोड़ का अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लॉस है. सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल. स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स के बारे में वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स आल्सो, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 days विद देम, and they are working on it, and similarly for crude also we are working.
I don't have the breakup of 550 crore company wise, and district wise LPG के बारे में आपने मुझसे पूछा, बैकलॉग के बारे में, तो बैकलॉग हैज़ कम टू अ रेंज ऑफ 4.5 days नाउ, एंड लिस्ट हमारे पास है सभी जिलों की जहां पर 10% या जहां पर ज़्यादा सेल मिल रही है, और अभी रिसेंटली स्टेट्स के साथ एक वीसी हुआ और उसमें वो लिस्ट सभी स्टेट्स के साथ शेयर की गई। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी रेगुलरली स्टेट गवर्नमेंट के साथ टच में हैं, और किन किन जिलों में कितना सेल हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम दी जा रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय। CNG के ऊपर आपने कहा कि वहाँ प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि CNG का भी ऊपर भी वही इम्पैक्ट है जो क्रूड पर और LPG पर है, सो दैट वॉलेटिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट इज़ अफेक्टिंग अस। क्रूड अंडर रिकवरी के लिए या लॉस के लिए, इट इज़ एक्चुअली लॉस के लिए तो जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का एक्चुअल परचेज प्राइस है, दैट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट। थैंक यू। No, I don't have that breakup right now. Thank you. So that we will share it with you later. All right. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पश्चिम एशिया की जो घटनाक्रम है उसको लेकर के थी, और साफ तौर पर ये बताया गया कि किसी भी तरह का कोई ड्राई आउट, किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। देश भर में ईंधन की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। पैनिक बाइंग ना करें, ये एक बार फिर से अपील की गई है। घबराहट में बाइंग ना करें। ब्लैक मार्केटिंग पर लगातार सख्ती बरत रही है सरकार, और इस तरह से जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। सभी रिफाइनरियाँ ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रही हैं, तो लोगों को किसी भी तरह से घबराहट में आने की ज़रूरत नहीं है। सभी नाविक सुरक्षित है, ये हमारे शिपिंग मंत्रालय की तरफ से बताया गया है। अब तक 3422 यानी 3422 सुरक्षित रूप से वापस लाए गए हैं। तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट या जो उस पूरे इलाके में जो हमारे नाविक हैं वो सब सुरक्षित हैं। तो किसी भी तरह से ये भारत में जो सारे पोर्ट्स हैं उनका संचालन भी सामान्य है, तो किसी भी तरह से सारी स्थिति जो है उसको नियंत्रण में रखा गया है और किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होते पुराने सियासी किले की, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बस 2000 अगर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की ध्वस्त होते पुराने सियासी किले। आखिर किस तरह से ये पुराने सियासी किले ध्वस्त हो रहे हैं और उनका क्या परिणाम निकल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक परिवर्तन ने राज्य में एक नई क्रांति को जन्म दिया है। अब लटकाने भटकाने का समय ओवर है। फैसला लो, समस्या दूर होगी। इस एक्शन मोड में काम हो रहा है। हफ्ते भर पहले आई नई सरकार ने वर्षों पुराने नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है, उसको बदल दिया है। राज्य में तोलेबाजी से लेकर कट मनी के साथ साथ बॉर्डर पर सक्रिय दलाल भी अब सीन से गायब हो गए हैं। पश्चिम बंगाल को शुभेंदु अधिकारी सरकार ने डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट का निर्णय लिया, तो इसका असर चेक पोस्ट पर दिखने लगा है। बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसे लोग अब वापस लौटने के लिए खुद पहल कर रहे हैं। राज्य के 11 स्थानों पर कुल 13 होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। अब तक बांग्लादेशी होने के संदेह में 386 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई की चर्चाओं ने अवैध रूप से कोलकाता, बारासात, दमदम, हावड़ा और आसपास के तमाम इलाकों में रह रहे लोगों को प्रभावित किया है।
वे अब मान रहे हैं कि कल कुछ और था और आज कुछ और है, अब वक्त बदल गया है। यानी वोट की ताकत ने वर्षों पुराने नैरेटिव को बदल दिया है। कानून का शासन होगा तो लोग खुद ब खुद उसका अनुपालन करेंगे। बकरीद के मौके पर बंगाल में सेक्युलरिज्म का नजारा पेश हुआ। उसे देखकर नमाजी भी कह उठे, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत इंतजाम है। यह कल की तस्वीर थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज कराने की पहल की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 दिनों के भीतर ही बाड़ लगाने के लिए 600 हेक्टेयर भूमि सीमा सुरक्षा बल को सौंप दी है। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, उसमें भी 121 हेक्टेयर भूमि भी भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को अपने देशों में वापस लौट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से वापस जाएंगे उनके खिलाफ भारत में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को 7 दिनों के भीतर 600 हेक्टेयर जमीन सौंपने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना भी की। गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि घुसपैठिए खुद ही वापस चले जाएं। हमारी सरकार ने देश के हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे बाहर निकालने का संकल्प लिया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने देश भर में जनसांख्यिकीय बदलावों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण व्यापक चुनौतियां सामने आई हैं, जिनमें अवैध घुसपैठ से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं। बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठ के मुद्दे को बेअसर करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ देती थी, लेकिन एसआईआर ने पुराने सभी नैरेटिव्स पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डिलीटेड और नॉन सिटीजन कैटेगरी के लोगों की सूची केंद्र सरकार को सौंपने को, उसको भेजने को कहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, उनके मामलों को 4 सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय को भेजना होगा। इसके बाद केंद्र सरकार तय प्रक्रिया के तहत विस्तृत जांच करेगी और संबंधित व्यक्ति को अपना पूरा पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे संदिग्ध नामों को अब राज्य से मिलने वाली योजनाओं का लाभ बंद करने जा रही है, ताकि गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ राज्य के जेन्युइन गरीब लोगों को ही मिल सके और किसी का हक छीना ना जा सके, किसी का हक मारा ना जा सके। तो यह बदलाव की एक नई बयार है, एक नई तस्वीर है। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को खुली चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं, वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी घुसपैठियों को अल्टीमेटम दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा दिलीप घोष ने। मैंने बांग्लादेशी रोहिंगा जो यहाँ के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से घुसपैठ किए थे, उनको तो जाना पड़ेगा। एसआईआर के पहले भागने का कोशिश किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा था। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाएं, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्दिन दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से कर पाएंगे। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी बयान, आइए सुनते हैं। इस तरीके की डिटेंशन कैंप मतलब सेंटर हम लोग आसाम में भी काफी वर्षों से देख रहे हैं।
लेकिन इसमें कितने घुसपैठिया को पकड़े गए, कितने घुसपैठिया को बांग्लादेश में भेजे गए दोबारा, इसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। सरकार कहते था बहुत कुछ, लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत देखते हुए ये लगता है कि जरूर घुसपैठिया जरूर है। घुसपैठिया आज से नहीं, दशकों से चलते हैं। तो कम से कम कांग्रेस अब ये मानने लगी है कि घुसपैठिया जरूर है। कोई एक ऐसा भी वक्त था कि जब वो टीएमसी के साथ सुर में सुर मिलाती थी, फिर थोड़ा सा राजनीतिक परिवर्तन आया, लेकिन अब शायद ये जो दृश्य है बॉर्डर पर उमड़ती हुई भीड़ घुसपैठियों को देखकर अब सभी कहने के लिए मजबूर हैं। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजश्री लाहड़ी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है राजश्री जी आपका। हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जो कि नेता हैं टीएमसी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है एहतशामुल हक जी। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद जी स्वागत है आपका। और सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पूरी खबर पर उनके पास आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ के ताज़ा सूरत हाल जाने, विनोद मिश्रा जी आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव तो जो है वो तो दिख ही रहा है, इसके पीछे अब सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या ये स्पष्ट है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इतना बड़ा जिसको कहना चाहिए कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा था? निखिल, हम लोगों को एक आदत सी पड़ गई थी ये बात, पश्चिम बंगाल के जब रेफरेंस में बात करते थे और देश में घुसपैठ की समस्या की बात करते थे, तो मानो लगता था कि अपोजिशन में या जो भी दूसरे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनके लिए लगता था ये कोई इशू ही नहीं है, उसको नॉन इशू बना देते थे। खुद केंद्र में उनकी सरकारें रही हैं, उनके सामने में डेटा है, सब कुछ था, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी कि इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं बनी। हम लोगों ने वो भी दौर देखा है कि जब पश्चिम बंगाल में के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, तो यहाँ से जो डिपोर्टेड करके जा रहे थे उनको ट्रेन से उतारा गया है, क्योंकि उनके पास मुर्शिदाबाद का आधार कार्ड होता था, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट होते थे। तो ऐसा कैसे होता था कि ये बांग्लादेश के जो अवैध घुसपैठी थे, अवैध लोग थे, वो अगर कर्नाटक में भी हैं, चेन्नई में भी हैं, केरल में भी हैं, लेकिन सबके पास में आधार कार्ड मुर्शिदाबाद का ही, मालदा का ही क्यों होता था, 24 परगना का ही क्यों होता था, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज अगर जो आप कह रहे हैं कि हफ्ते भर पहले आई हुई नई सरकार है, उसने कैसे इन चीज़ों को बदल दिया है, और ये बदला है तब जब आप कहते हैं कि कानून का राज। और कानून का राज क्या होता है, इसका पूरी दुनिया ने तस्वीर कल आपने पश्चिम बंगाल से देखी। आपने देखी कि बंगाल के सड़कों पे कहीं भी आपको खून बहते हुए पशुवध का बकरीद के उस बड़े त्योहार में आपने नहीं देखा कि कोई लॉलेसनेस की हालत है। आपने नहीं देखा कि बंगाल की कोई भी सड़कें कल ट्रैफिक में जाम पड़ी हुई थी और लोगों को वहां आने जाने से कहीं से रुकावट हो रही थी। ये लोगों ने खुद माना, ये लोग खुद इस चीज़ को माना कि ये अच्छी शुरुआत है, ये अच्छी व्यवस्था है, तब ये लोग खुद मानने लगेंगे। जो बात आज ये डेवलपमेंट है निखिल, कि आज आप देखिए कि कम से कम 11 जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, उसमें जो अवैध लोग आ रहे हैं, उसमें वो सारे लोग भी वहीं के लोग ये बता रहे हैं, वहीं के लोग इस पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सिलसिला तो चल पड़ा है, क्योंकि अब उनके सामने में वो दलाल नहीं है, उनके सामने में बॉर्डर पे वो लोग नहीं है जो इनको यहाँ लाते थे और सारी सुविधाएं देते थे। और जो बात अमित शाह कह रहे हैं वो सच में गौर करने लायक है कि ये एक तरह से सरकार का मैसेज है, और सरकार का ये संदेश पूरी तरह से सारे लोगों को है कि भाई अब ये चीज़ें यहाँ लोग डाइजेस्ट करने वाले नहीं हैं। तो अब आप जिसके पास में नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, या आप कभी भी आए हों, वो अगर आप चले जाते हैं तो शायद उनको डिटेंशन सेंटर में रहने का कोई शायद स्थिति नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है इसलिए लोग जा रहे हैं, और वो एक अच्छी पहल है। आप देखते हैं कि बांग्लादेश इस पर क्या रिएक्ट करता है। निखिल जी बिल्कुल, क्या रिएक्ट करता है ये भी देखने की बात होगी, ये बेहद दिलचस्प होगा ये जानना। लेकिन इस पूरी खबर पर को आगे बढ़ाएंगे और सीधे सीधे मोहम्मद एहतशामुल हक, ये जब बात कही जा रही है कि ये मैसेज दिया जा रहा है, और ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, आप देख रहे हैं कि एक भगदड़ सी मची हुई है और बॉर्डर्स पर किस तरह से वहाँ पर मौजूद है, किस तरह से, और ख़ास तौर पर अमित शाह का जो संबोधन था उसको सुनने के बाद, तो आइए अमित शाह का
गुजरात में के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट G7 पर बीएसएफ के वीर साथियों के साथ जो संवाद है वो आपको सुनाते हैं। जब भी मैं बीएसएफ के जवानों के बीच में आता हूं, मेरी पूरी थकान पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि जब चौकी पर पहुंचते हैं तो जहां आप रहे हैं वहां रहना कितना कठिन है वो आते आते ही मालूम हो जाता है। और यहां आने के बाद जब आप हंसते हुए चेहरों के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा काम बहुत सरल है। हमें तो कम से कम थकने का अधिकार नहीं है। जब आप नहीं थकते हो तो हमें थकने का अधिकार है। बीएसएफ ने स्थापना से लेकर अब तक 60 साल में 66 से लेकर 2026 तक दो सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाई। एक पाकिस्तान की सीमा और दूसरा बांग्लादेश की। और इस सीमाओं में इतना बड़ा अंतर है कि बीएसएफ के जवान का रिटायर्ड होते होते -45 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक हर मुकाबले का सामना आपको करना पड़ता है। कहीं कच्छ का दुर्गम रेगिस्तान है, सर्करिक और हरामी नाले की दलदली जमीन है, कहीं राजस्थान के रेत के टीलों के बीच में 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आपको काम करना पड़ता है। मैं अभी सांचू गया था, तो जब कैंप पर पहुंचा तो 46 डिग्री टेम्परेचर था। सांचू गया तो तपे हुए टीलों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर थी। और कहीं कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर सुंदरवन के जंगलों के बीच में गंगा सागर के किनारे से लेकर मेघालय और आसाम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों तक बीएसएफ ने 6 दशकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी है, निभाया भी है और इसके लिए 2000 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसी के कारण न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ की जनता हमेशा बीएसएफ के प्रति अपना अहोभाव भी रखती है, सम्मान भी रखती है और श्रद्धा से चैन की नींद भी सोती है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर बनासकांठा में आप सबकी एक कठिन ड्यूटी के जनता के परिचय के लिए एक सेंटर बनाया गया। लगभग 250 करोड़ की लागत से सेंटर बना। आज 1 महीने में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा गुजरात की जनता वहां जाकर बीएसएफ की ड्यूटी का परिचय लेती। शुरू में मैंने 6 माह तक वहां एक फीडबैक फॉर्म और बीएसएफ के लिए आप क्या मानते हैं इसका जनमत संग्रह जैसा कराया था। आप सभी को आश्चर्य होगा, कई माओं ने लिखा था कि हमारे बेटे बेटियां बड़े होकर बीएसएफ में जाए तो हमें गर्व होगा। देश के लिए इतनी कठिन जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। ये जो भाव देश की जनता के लिए पड़ा, अब वो फीडबैक फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऑनलाइन लिखते हैं और अपने आप
इनके प्रति, बीएसएफ के प्रति इनका जो सम्मान है वो एकत्रित होते जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रचार के बगैर, किसी भी परिचय के बगैर घर में आराम से जीने वाला एक नागरिक की पूरी फोर्स के लिए सम्मान और अहोभाव पाल ले, वो आपके कर्मठ काम की ही नतीजा है, आपके बलिदान का ही नतीजा है कि देश के अंदर इस प्रकार का भाव सृजित करने के लिए आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। मित्रों, आज G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। मैं जब देश का गृह मंत्री बना तब बीएसएफ के पहले रिव्यू में ये हरामी नाला का और सरक्रीक का क्षेत्र थोड़ा कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पीछे लगता है। वॉच टावर से लेकर कनेक्टिंग रोड से लेकर पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी। मुझे बड़ा अभी का स्थिति तो मालूम नहीं है, मगर प्रवीण जी ने जो अभी बताया इस पर से मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% काम पूरा हुआ है और 2 साल में हमारा ये वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसका मुझे और गृह मंत्रालय दोनों को बहुत संतोष है। हम यहाँ विषम आबोहवा के कारण, विषम जलवायु के कारण आपकी जो दिक्कतें हैं वो कम नहीं करते, वो आपकी ड्यूटी का हिस्सा है, मगर हम ऐसा सुविधा तो दे सकते हैं कि इसकी कम से कम तकलीफ आपको हो। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार का गृह मंत्रालय दोनों अहरनिश चिंतित है और अहरनिश काम करते हैं। हमने पीछे मुड़कर बजट के लिए भी नहीं देखा है और करने वाले उपायों में तकनीक के उपयोग को भी हमने करने में कोई कसर नहीं। और धीरे एक क्षेत्र की एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड सृजित करने में हमें सफलता मिली। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब जो टावर लगे हैं वो टावर लगाने में तकनीकी रूप से कितनी तकलीफ थी वो मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार की भूमि है उसमें टावर लगाना ही, वॉच टावर लगाना ही अपने आप में बड़ी दिक्कत वाली बात है। मगर हमारे लोगों ने तकनीकी समाधान भी ढूंढा और उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सफलतापूर्वक वॉच टावरों का निर्माण किया है। पूरे बीओपी के क्षेत्र को ग्राउंड लेवल से लगभग 3.25 मीटर ऊपर उठाया है और कनेक्टिंग रोड की दोनों ओर पत्थर की दीवारें बनाकर कनेक्टिंग रोड को भी जब पानी आता है उससे सेफ करने का प्रयास कर दिया गया है। और वो काम तो तब किया गया जब इस रण का पूरा इलाका 1.5 मीटर गहरे पानी में डूबा हुआ, तब इसका सर्वे का काम किया गया। मुझे बरोबर याद है 3 माह तक मैं डे टू डे इसका फॉलोअप करता था कि सर्वे कहीं रुकना नहीं चाहिए, पानी के कारण सर्वे देरी से नहीं होना चाहिए। और अंततः आज बहुत अच्छा दिन है कि मेरे सामने आप भी बैठे हैं और मेरे सामने सरक्रीक भी है। सरक्रीक और भुज की जनता के बीच में चट्टान की तरह आप खड़े हैं, तो भुज की जनता पूर्णतया सुरक्षित है, इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है और कोई अविश्वास नहीं। मित्रों, बीएसएफ का ये 60वां साल है
इस 8वें साल में हमने बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर की सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे, जिसमें जनता भी शामिल होगी, सिविल प्रशासन भी शामिल होगा, स्थानीय पुलिस और मिलिट्री भी शामिल होगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है, मगर मुझे विश्वास है कि इसकी रचना अभी चल रही है। कुछ प्रेजेंटेशन हो चुके हैं, कुछ होने हैं। इसके अंदर ड्रोन, रडार, वॉच टावर, पूरी आधुनिक से आधुनिक तकनीक और आप जवान, ये सभी कंपोनेंट मिलाकर एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम खड़ी करेंगे, जिसके कारण हमारी सरहद को भेजने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाएगी। और मुझे काफी कुछ तो काम हुआ है, मुझे मालूम है। इसके कारण आपकी तकलीफों में भी बहुत कमी आएगी, इसका मुझे विश्वास है। आपके काम में कुछ क्षेत्र जोड़ने का भी विचार हो रहा है, अभी निर्णय नहीं हुआ है तो मेरा कहना उचित नहीं होगा, मगर नए क्षेत्रों को भी बीएसएफ को देने के लिए हम आगे सोच रहे हैं। मित्रों, हमारी सुरक्षा ग्रिड में सबसे बड़ी कमी थी बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग। भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं मिली। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो गया है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल होंगे। फिर उनको जंगल मार्ग और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा, जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवानों के पराक्रम, साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण पूरी बॉर्डर सुरक्षित होने जा रही है और इसमें भारत सरकार तकनीक का भी सहारा लेकर आपकी मदद में जरूर खड़ी रहेगी। इसके लिए हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। मित्रों, फिर से एक बार यहाँ आया हूँ तो आप लोगों को मिलकर मन से, हृदय से बहुत शांति और आनंद दोनों का अनुभव होता है कि इतनी दुर्गम परिस्थिति में भी आप लोग मुस्तैद खड़े। एक छोटा सा चक्कर मेरा आपके डीआईजी साहब ने लगवाया, आपके रहने के क्वार्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं, जनरेटर रूम और बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं देख कर आया। व्यवस्थाएं, सुविधाएं कितनी भी हम कर ले, मगर यहाँ की तकलीफों को मैं जानता भी हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। पूरा देश आपके जज्बे का सम्मान करता है, उसको सैल्यूट करता है और आपके कारण ही आज गुजरात का एक क्षेत्र, जब हम सब लोग छोटे थे, बड़ा पोरस माना जाता था। यहाँ से स्मगलिंग, देश विरोधी तत्व, बम धमाके का मटेरियल एक जमाने में सभी यही बॉर्डर से घुसा था। आज गुजरात में शांति है,
इसमें बीएसएफ का बहुत बड़ा भूमिका है। आप सभी को अंत में मेरी ओर से और पूरे गृह मंत्रालय और देश की जनता की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं और नमस्कार। तो आप देख रहे थे ये गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई तस्वीरें थी और उनका गृह मंत्री का भाषण था। आउटपोस्ट दरअसल भुज में G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण किया है गृह मंत्री ने। उस अवसर पर वो बीएसएफ के जवानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की बीएसएफ के जवानों की, उनके साहस के, उनके शौर्य के, उनके पराक्रम की, और कहा कि पूरा देश आपके इस जज्बे को, समर्पण को, आपके साहस को सैल्यूट करता है। और बढ़ते हैं वापस अपनी उस खबर पर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम दोबारा आपका परिचय करा दें। पश्चिम बंगाल में बदली हुई परिस्थितियां और घुसपैठिए जिस तरह से भाग रहे हैं, पूरा सिस्टम बदल गया है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए राजश्री लाहिड़ी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जो कि टीएमसी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक, और अब मैं देख पा रहा हूँ सौरभ दत्ता हमारे रिपोर्टर कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सौरभ, मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप मुझको ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर बॉर्डर से लेकर के, और सरकार किस तरह से सक्रिय है, क्या कुछ हो रहा है, बहुत जल्दी से थोड़ा संक्षेप में जानकारी दें। तो ये है कि जैसे जैसे बारबंदी के लिए जमीन मिल गया है बीएसएफ को, उसमें काम में तेजी आ रहा है और पुलिस, स्टेट पुलिस और बीएसएफ के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना है। तो इसके चलते हर इलाके से, हर थाने इलाके से जो लोग हैं बांग्लादेशी जो थे, छुपे हुए थे, वो अब निकलने लगे हैं। और कहीं ना कहीं जाके अभी तक जो फिगर आ रहा है तो 11 जगह पर, 11 पुलिस डिस्ट्रिक्ट पर 13 ऐसे होल्डिंग सेंटर्स बने हैं और कुल मिलाकर 386 अब तक का जो सरकारी जो फिगर है वो मिल रहा है। और सिर्फ बशीरहाट यानी हाकिमपुर के सटे हुए जो 3 जो होल्डिंग सेंटर है वहीं पर सिर्फ 335 लोगों को रखे गए हैं बांग्लादेशी। और कुछ देर पहले मैं जहां खड़ा हूं स्टेट सेक्रेटेरिएट, वहां पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और जिसमें जनगणना यानी सिर्फ सीए को रोका नहीं गया था, यहाँ पर बंगाल में पिछले 1 साल से जनगणना को भी रोका गया था। आप मानिए कि सारा देश के हर एक राज्य जो 16 मई 2025 से जो काम शुरू कर चुका था, बंगाल उसमें हिस्सा नहीं लिया। और नई सरकार आने के बाद बंगाल हिस्सा लिया और इसी के चलते मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारे बंगाल में जो सेंसस काफी अहम है, महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंसस के जरिए जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस हुए हैं उसकी तस्वीरें सामने आए हैं। और इसी के चलते हाकिमपुर का रेफरेंस भी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के से लगा हुआ, सटा हुआ हाकिमपुर में किस तरह से बांग्लादेशी जा रहे हैं। तो इनके पास कोई डेटा नहीं है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और ऐसी बातों को जानने के लिए ही घर घर समीक्षा शुरू होगा। पहले सेल्फ एनुमरेशन, फिर घर घर समीक्षा शुरू होगा। और जनगणना को भी अब भाजपा की नई सरकार अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख चुकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मोहम्मद एहतशामुल हक सीधे आपके पास आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इस बात का है कि जब सरकार बदली है, सिस्टम चेंज हुआ है, तो जिस तरह से भगदड़ मची है और बॉर्डर पर दृश्य जो देख रहे होंगे आप घुसपैठियों की, जब आपकी सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, तो कहा जा रहा था कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और जब कार्रवाई करने की बात हो रही थी तो आप ही लोग ये कह रहे थे कि घुसपैठियों के नाम पर बंगालियों को परेशान किया जा रहा है पूरे देश भर में। क्या कहेंगे अब आप इन दृश्यों को देखकर? आपका परिस्थिति पश्चिम बंगाल में दिखने मिल रहा है पिछले 1 हफ्ता से। जिस हिसाब से अभी आपके सौरभ संवाददाता जिस हिसाब से दिखलाए हैं, ये हकीमपुर बॉर्डर से जो बांग्लादेश से सटा हुआ लोग जो प्लान कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं समझ लीजिए कि हमारे यहाँ राज्य में घुसपैठिया है, जिसको चिन्हित कर करके मैं बहुत कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो इस तरह का हस्तक्षेप लिया गया है,
ये बहुत बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि इस हिसाब का अगर घुसपैठिया अगर हो तो उसको चिन्हित कर करके निकाला जाए हमारे राज्य से, हमारे देश से। इसलिए इनको रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। कहीं न कहीं घुसपैठिया की जो बात आ रही थी, ये हमारे सरकार के पीरियड में ये बात वाकई में सही है। कहीं न कहीं हमारी इसमें कुछ गलती, कहीं न कहीं हमारी इसमें कुछ खामी हमारी राज्य सरकार की है, जो आज देखिए 300 से 350। लेकिन मैं अगर मोहम्मद एहतशामुल हक आपसे सीधे तौर पर कह दूं कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। जब चुनाव चल रहे थे तो आप ही लोग हम लोग के साथ में बहस करते भी, जब डिबेट्स में जुड़ते थे और उसके साथ जनता के बीच में गला फाड़ कर चिल्लाते थे कि ये जो है ये अन्याय किया जा रहा है। एसआईआर से लेकर के और घुसपैठियों की जब बात करते थे तब कहते थे अन्याय किया जा रहा है। अब आप लोग एक तरह से यू टर्न आपने मार लिया। ठीक है कि कम से कम आप प्रशंसा तो कर रहे हैं, कम से कम आप उस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन कम से कम आप, मुझे लगता है कि आपकी जो नेता है ममता बनर्जी, और जो ये तुष्टीकरण की सियासत थी उसकी भर्त्सना भी करनी चाहिए साथ साथ आपको। बिल्कुल। आज देखिए, जीता जागता आपके पास सबूत है। जनता ने हमें जिस हिसाब से मैंडेट दिया है, तो हमारी कमी के वजह कर या हमारी सरकार की कमी के वजह करके आज जनता ने अपोजिशन में बैठाया। आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर करके पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको राज्य की सब कुछ सौंपा है। तो ये तो जनता हमारे देश में जनार्दन होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। तो ये जनता का जनादेश हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। जनता जो मैंडेट दिया और उम्मीद करते रहे, जिस हिसाब से जबरदस्त तरीके से अभी हमारे शुभेंदु अधिकारी जी काम कर रहे हैं, ये सराहनीय कदम है। और जो डबल इंजन की सरकार जो आई है, तो इससे हमारे राज्य में बेनिफिट होगी। और जो भी घुसपैठिया अगर है, तो मैं स्पष्ट रूप से मैं अपनी ओर से भी कहना चाहता हूं कि उसको चुन चुन के निकाला जाए, इसलिए कि उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये जो जिस तरह की जो परिस्थिति हुई थी हमारी सरकार में, आज उसके कारण समझ लिए कि हम लोग आज अपोजिशन में हैं, हमें जनता ने समझ लिए नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है। तो ये इसके लिए हम जनता को जनादेश जो दिए हैं, उसके लिए मैं जनता को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, चलिए, अच्छा है सर, अच्छा है कि जनता के जनादेश को आप नमस्कार करें। लेकिन राजश्री लाहिड़ी जी, आपके लिए एक, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि टीएमसी के तमाम नेता सरेंडर हो रहे हैं, हमारे जो प्रवक्ता हैं वो भी सरेंडर मोड में है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि कम से कम वो खुले दिल से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ से ये गलतियाँ हुई हैं और उसका ही खामियाजा भुगत रहे हैं। बहरहाल उन्होंने जो एक बात कही कि घुसपैठियों को निकाला जाए, आपके गृह मंत्री भी, आपके मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि चुन चुन कर निकाला जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जाहिर तौर पर भगदड़ मच रही है, सारी चीज़ें देख रहे हैं, फिर भी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत सारा काम करना है इसको लेकर। देखिए, पहली बात तो यह है कि हक साहब जिस प्रकार से कह रहे हैं, तो इसमें तो सिनेमा का डायलॉग ही याद आ रहा है कि आपकी गाली गलौज से डर नहीं लगता है साहब, आपकी इस प्यार मोहब्बत और आपकी इस प्रशंसा से डर लग रहा है। और इनकी बातें सुन के लग रहा है कि तृणमूल में तो डर का माहौल बहुत ही है। तो इतना डर का माहौल मत बना के रखिए, क्योंकि आपकी इतनी प्रशंसा हमें तो हजम नहीं होगी। क्योंकि अभी भी हमें कमर में दर्द जो है, जो उछल कूद के मारा गया था, वो अभी तक गया नहीं है। तो खैर छोड़िए। देखिए, ये हमारी घोषित नीति थी कि हम अवैध घुसपैठ को भारतवर्ष में रोकेंगे, और पश्चिम बंगाल जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में एक कड़ी चुनौती होकर खड़ी हो रही थी। संपूर्ण राज्य और इसकी बॉर्डर्स, खुले हुए बॉर्डर्स, क्योंकि यहीं से अवैध घुसपैठ घुस के सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रह रही थी, वो पूरा देश भर में फैल रहा था। और ये कोई 2014 की बात नहीं है। लेट मी रिमाइंड यू कि 1993 में या फिर 1996 में, आप मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शेख हसीना जी जब प्रधानमंत्री बनी और कलकत्ता आई, दिल्ली आई, तो उनके साथ तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ज्योति बासु जी का एक ठो बैठक हुआ था। भारत सरकार की ओर से भी थे, नरसिम्हा राव जी थे। तब ज्योति बाबू ने ये कहा था शेख हसीना जी को कि अवैध घुसपैठ बांग्लादेश होकर पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं, देश भर की समस्या में परिवर्तित हो रही है। तो ये जो बात ज्योति बाबू ने कही थी, वो तो
कम्युनिस्ट पार्टी के समय से जो शुरू हुआ था वो एक शिल्प कला में परिवर्तित हो गया तृणमूल के जमाने में। कोविड के समय में ट्रकें भर भर के बारुईपुर, पूर्व बारुईपुर, पश्चिम, इन सभी इलाकाओं में लोग आने लगे और रोहिंग्या गुड़गांव से लेके एकदम दक्षिण भारत तक, आंध्र प्रदेश में सभी जगह पे, बैंगलोर में सब जगह पे घुस गए। अभी हम दिल्ली में हैं, आए हैं दिल्ली कलकत्ता से, तो घूम रहे हैं तो देख पा रहे हैं दिल्ली में बहुत सारी जगह, पहले भी आके देखे थे गुड़गांव में, गुरुग्राम में, दक्षिण दिल्ली में बहुत सारे ऐसे अवैध रोहिंग्या घुसपैठिया की बस्ती जो कि तत्कालीन सरकार की मदद से यहाँ पे बनाया गया था, अब यहाँ से भगेड़ा जा रहा है। जोगी जी उत्तर प्रदेश से भगा रहे हैं, तो जाके कहाँ बैठेंगे? या तो थोड़ा बहुत कुछ झारखंड में आके बैठ रहे हैं और नहीं तो पश्चिम बंगाल में। आप पश्चिम बंगाल में सरकार परिवर्तित हो गए हैं, अब जाएंगे कहाँ? तो आप देख रहे हैं कि हाकिमपुर बॉर्डर से लेके बहुत सारे बॉर्डर्स में कतारों पे लाइन लग रही है और सबके पास बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स है, दिखा के वो बोल रहे हैं कि भैया झोला रहे यहाँ पे और भोला चले अपने घर में। तो अभी जो भोला घर में जा रहे हैं, हमने यही कहा था कि यहाँ पे मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, सरकार मेरी है, यहाँ पे तुम यहाँ के हो नहीं, तुम यहाँ पे आके जो आपकी सरकारी जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में जो आपको जो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फिर आप थोड़ा यहाँ पे काम करके हर महीने करीबन, आप YouTube में देखिए ना, पुराने आपके बहुत सारे संवाद संस्थाओं ने इन सब का इंटरव्यू तक किया था कि हमें यहाँ पे 20 से 60 हजार तक कमाई हो जाती है हर महीने में और ये पैसा हम घर में भेज देते हैं। तो भारत सरकार के पास ये डेटा ही नहीं कि भारत सरकार के पास कितने लोग हैं जिनके नाम की राशन कार्ड होनी चाहिए, कितने लोगों के नाम की आधार कार्ड होनी चाहिए। तो बजटिंग तो इस हिसाब से होती है। ये भयंकर चुनौती थी। अब ये कैंसर पूरा देश में फैल गया है। सभी राज्यों को चुन चुन के आइडेंटिफाई करके अपने प्रदेशों से यहाँ पे भगाना पड़ेगा। और जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एकदम स्पष्टीकरण कर दिया है कि जब पकड़ा जाए तो कुछ नहीं करना, बस उन्हें थोड़ा सा खिलाना पिलाना, सीधा बॉर्डर में जाके बीएसएफ को हैंडओवर करके बोलो कि भगाओ इसको। कोई मुकदमा, कोई पुलिस हैंडलिंग, कुछ नहीं, सीधा एकदम आइडेंटिफाई करो और बॉर्डर की उस पार भेजो जहां से आए हैं। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, दिस इज द मंत्रा ऑफ टुडेज भारतवर्ष और ये हमारी सरकार करके रहेगी। ठीक ठीक। विनोद मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि इसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं, राजनीतिक संदेश भी है इसमें, क्या ये संदेश दूसरे विपक्षी दलों को या ये कहूं कि पूरे देश में जाएगा? कैसे इसको इसका आकलन कैसे करेंगे? निखिल, हम तो आज एहतामुल साहब का जो सुन रहे थे तो हम जैसे आप कह रहे थे कि कभी कभी जो है वकील ही हॉस्टाइल हो जाता है जी तो लेकिन मैं मानता हूं कि इस चैनल में हो या डीडी में हमारे साथ आते हो या फिर दूसरे चैनल में जाते हो, सच बोलने के लिए हम इनको सलाम करते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, वो साहस चाहिए, उन्होंने वो दिखाया है। वो दिखाया है। कल भी इन्होंने इस बात की चर्चा की थी हम लोगों से, इसलिए हम उनको सलाम करते हैं और यही होना भी चाहिए। हालांकि लाहरी साहब थोड़े से इनके प्यार से डरे हुए हैं, ये भी बात है, लेकिन ठीक है। लाहरी साहब डरे हुए हैं, वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि लाहरी साहब मार खाए हुए हैं हमने वो दर्द नहीं महसूस किया है जमीन पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना कि ये चीजें भारत के बाद जो लाहरी साहब कह रहे थे उसको मैं थोड़ा सा एनालाइज कर दूं कि बंगाल के मुसलमानों को भी खुद आगे के बताना चाहिए जी कि अगर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, अब एक बात देख लीजिए कि कल ही शुभेंदु अधिकारी ने परसों नमन्ना में जो लिस्ट जारी किया था, 30 लाख, छोटा मोटा नहीं होता डेटा, 30 लाख जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको लक्ष्मी भंडार योजना का स्कीम का पैसा जाता था। आप कल्पना करिए कि हर महीने 1500 रुपया मिलने वाला जो स्कीम है, जो अब 3000 का भी एक अन्नपूर्णा इन लोगों का एक स्कीम आया है, ये किसके पास जा रहा था? अगर उसमें वहाँ के बंगाल के गरीब लोगों को मिलता,
वहाँ के जेन्युइन जो लोग हैं उनको मिलता तो शायद उसका वो कुछ भला होता। लेकिन आप उसके बदले में सिर्फ वोट के लिए, अगर आज आप टीएमसी के दफ्तर सब खुल रहे हैं, उसमें देखिए कितना रहस्य का वहां से पर्दा उठ रहा है। एक एक टीएमसी के दफ्तर में हजारों हजार आधार कार्ड मिल रहे हैं, एक एक दफ्तर में लक्ष्मी भंडार योजना जैसे स्कीम के सारे पेपर डॉक्यूमेंट सब मिल रहे हैं। तो ये टोलाबाजी का जो ये बन गया था सिस्टम कि वो हर जगह में पंचायत से लेके और राजधानी तक ये पूरा सिस्टम सरकारी मिशनरी से छीन के वहां टीएमसी वर्कर ने अपने हाथ में लिया। तो आप सोचिए कि एक राज्य में जो 2.5 करोड़ से ज्यादा मिलने वाली लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं के लिए जो सबसे पॉपुलर स्कीम ममता बनर्जी की थी, उसमें 30 लाख फ्रॉड थे, 30 लाख वो अवैध लोगों को मिल रहे थे। तो ये बात आप देखिए कि देश ने बहुत सहा है, देश ने इस प्रपंच को बहुत देखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो परसों का डिसीजन था, मुझे लगता है कि सारे लोगों को, एहतमाम साहब भी इसको स्वागत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एसआईआर सिर्फ एक यही नहीं था शुद्धिकरण वोटर्स का, एसआईआर में जो डिलीटेड है या संदिग्ध लोग हैं जिसको पॉइंट आउट किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसको चुनाव आयोग को भेजे। 27 लाख जिसकी मैपिंग थी उसमें से 1000 के आसपास में अभी तक उनको ये मिल गया है। तो उन लोगों को शुभेंदु अधिकारी ने अभी सारे जो स्कीम थे उसको बंद कर दिया है। तो आप सोचिए कि देश का इससे ही भला हो जाएगा कि कम से कम आप अगर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की बात तो दूसरी है, कम से कम जो योजनाओं का लाभ जो है उसको अपने यहाँ के गरीब को देना शुरू करेंगे। वोट के सियासत में इसको रेबरी नहीं आप बांटेंगे, तब भी इस देश का लाखों करोड़ रुपया बचेगा। निखिल ठीक मोहम्मद शामुल हक जी, मैं एक सवाल ये समझना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में बाकी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, जैसा कि अभी विनोद मिश्रा जी ने कहा, और उनको ये बात कहनी चाहिए कि भाई हमारा हक मारा जा रहा था और अब कम से कम इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, और पश्चिम बंगाल का मुसलमान भी आज साथ खड़ा है इस पूरी व्यवस्था में? ये समय नहीं आ गया ऐसा लगता है? निखिल जी, मैं विनोद जी की बात से एक मत हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। मुसलमान जरूर आगे आएगा। मुसलमानों को इतने दिनों तक, देखिए मैं नेशनल टीवी चैनल पर बोल रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ। और मुस्लिम समाज वाकई में जरूर आगे आएगा। जो परिस्थिति मुसलमानों को समझ लिए डर दिखला के रखा गया, एक जिस हिसाब से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं उसी के आधार पर कह रहा हूँ कि आपने शोले फिल्म देखा होगा। शोले फिल्म में बोलते थे कि सो जा बच्चे नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएंगे। ये डायलॉग आपने सुने होंगे, बहुत ही प्रचलित ये डायलॉग है। तो हम मुसलमानों को इसी हिसाब से पश्चिम बंगाल में डराया गया कि देखो अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाए। तो हमारे जो अंदर की डर थी वो भी अब बाहर आ रही, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन अब तो बीजेपी आई, तो आप देखिए नमाज कितने अच्छे तरीके से पढ़े, वहां पानी की सप्लाई हो रही है, पार्किंग की व्यवस्था हो रही है। निखिल जी, कल मैं अप्रिशिएट हुआ हूँ, मैं तमाम चैनलों में बैठ करके मुबारकबाद दिया हूँ कि जहाँ रेड रोड में लाख आदमी नहीं आते थे, वहाँ 5 लाख आदमी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हमारे लोग नमाज पढ़ पाए। ठीक तो ये हमने अप्रिशिएट किया, हम इसलिए बधाई दी हम राज्य सरकार। आपका पॉइंट आ गया। मैं सौरभ दत्ता के पास, समय बहुत कम रह गया, सौरभ दत्ता के पास चाहूंगा। सौरभ, बहुत जल्दी से बताइए आम लोगों का रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए, बंगाल में 2 तरह के रिएक्शंस हैं। एक तरह के रिएक्शन ये है कि देर आए दुरुस्त आए, और दूसरी तरह का रिएक्शन ये भी है कि ये सुन क्या रहा हूं। मतलब कल तक एक बात होता था, आज एक बात सुन रहे हैं। तो ये दोनों मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, और इस मिक्स्ड रिएक्शंस में सभी का ये कहना है माशाअल्लाह क्या व्यू है। क्या बात है, माशाअल्लाह क्या व्यू है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, राजश्री लाहिड़ी जी आपका, मोहम्मद शामुल हक, विनोद मिश्रा और सौरभ दत्ता, आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि माशाअल्लाह क्या व्यू है, ये देखने लायक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। बात करेंगे कर्नाटक में सियासी दांवपेच का सिलसिला अभी भी जारी है, कैसे, आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है, तनख्वाह कब तक आएगी, कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया। अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए, कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा करेंगे कर्नाटक की सियासत की, जो कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी दांवपेच का सिलसिला जारी है। शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से करेंगे, एक ट्वीट से करते हैं इस खबर की शुरुआत। भगवान न शाप देता है न वर देता है, वो सिर्फ अवसर देता है। उसे मिले हुए अवसर में हम क्या हासिल करते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे सिद्धारमैया जी हैं। उनके शासन में मंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मार्गदर्शन पाना मेरा सौभाग्य रहा है। आने वाले दिनों में भी राज्य के हित और हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका मार्गदर्शन और वरिष्ठ अनुभव हमें ऐसे ही मिलता रहे, यही कामना करता हूं। दरअसल भावुक कर देने वाला ये संदेश डीके शिव कुमार का है और ये ट्वीट निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर है। डीके शिव कुमार जानते हैं कि जिस संघर्ष के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई है, वो बिना सिद्धारमैया को साथ लिए स्थिर नहीं रह सकती। और वजह यह है कि इस्तीफा देने के बाद भी सिद्धारमैया दिल्ली दौरा कर रहे हैं और आलाकमान को अपनी पसंद के मंत्रियों और अन्य पदों की सूची सौंप रहे हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत उनका इस्तीफा स्वीकार कर चुके हैं और नई व्यवस्था होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा गया है। वहीं डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिससे कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया की खबरों की माने तो सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व को राज्यसभा और विधान परिषद यानी एमएलसी नियुक्तियों के लिए पसंदीदा नेताओं की सूची भी सौंपी है। इसके साथ ही उन्होंने नए मंत्रिमंडल में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी अपनी राय व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं और समर्थकों को नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की मांग की है। इन चर्चाओं के बीच सिद्धारमैया की जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। मौसम खराब होने की वजह से कल उनकी फ्लाइट दिल्ली के बजाय जयपुर में लैंड हुई थी, लेकिन अशोक गहलोत से मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी। सिद्धारमैया ने कल कहा था कि उन्होंने आलाकमान का आदेश मानते हुए इस्तीफा दिया है, लेकिन अशोक गहलोत को जब नई भूमिका में दिल्ली बुलाया गया था तब उन्होंने आलाकमान के खिलाफ बगावत कर दी थी। आप सबको याद होगा। देखना यह है कि सिद्धारमैया सिर्फ अपने बेटे को मंत्री बनवाकर दबाव की राजनीति बंद करेंगे या फिर जाति का कार्ड खेलकर नई सरकार को अपना महत्व जताते रहेंगे। तो सिद्धारमैया ने कहा कि ये जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो उनकी मर्जी से दिया गया है और वो उन्होंने किसी के दबाव में नहीं दिया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒತ್ತಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ी हुई हैं और उसके साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। ज्योति, सबसे पहले ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपसे जानना चाहेंगे, कब शपथ ग्रहण की जो मुहूर्त है दरअसल वो ये देखने में आता है कर्नाटक जैसे राज्य में, वो तो देखी जाती है, लेकिन कितनी मुश्किल महसूस कर रहे हैं डीके शिव कुमार, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो दिखाता है कि अभी से वो सिद्धारमैया को अपने पाले में करने की जोर जुगत लगा रहे हैं। विनोद जी, मुझे लगता है कि ज्योति को हमारा सवाल पहुंच नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो सकती है या नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, ये सियासत इतनी आसान दिखती नहीं है कि डीके शिव कुमार का जो शासन है वो जिसको कहते हैं ना कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की।
क्या कहेंगे आप? निखिल, आपको ये चीज, ये आसान ये तस्वीरें नहीं दिख रही है, उसके पीछे कारण ये है कि अभी आपने कुछ दिन ये देखा था, कुछ सालों पहले गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल गया था जी। तब तो कभी आप दिल्ली आते हुए किसी को जाते हुए नहीं देखा था। तो अगर सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हमने आला कमान के आदेश पर इस्तीफा दिया है, तो फिर इस्तीफा देने के बाद डीके शिव कुमार को अपना नया मंत्रिमंडल बनाने का, अपने टीम बनाने का उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। तो क्या ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है? ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है कि वहाँ के 3 धड़े हैं। डीके शिव कुमार हैं, वहाँ खुद पार्टी के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो खुद एक कर्नाटक में उनकी भी बड़ी तमन्ना रही थी सब दिन चीफ मिनिस्टर बनने की, और खुद अभी सिद्धारमैया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक कांग्रेस के आला कमान को वो एहसास करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ज्योति, क्या ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देंगी, क्या कुछ चल रहा है बेंगलुरु में? निखिल जी, जैसे इस्तीफा हो गया, सिद्धरामैया जी सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद अभी डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों भी अभी दिल्ली में है। दिल्ली में उनकी मुलाकात एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ और वीके वेणुगोपाल के साथ उनकी बातचीत हुई। और सिद्धरामैया जी के साथ साथ उनके पुत्र जो बेटा है यतींद्र सिद्धरामैया और प्रियांक खड़गे और जो केजे जॉर्ज, उनके जो क्लोज एसोसिएट है, वो सब वहां पे है। तो बातचीत हो रही है। जैसे हमने सुना था कि जो राज्यसभा की ऑफर को लेकर, तो शायद उसी के बारे में बातचीत हो रही होगी। हालांकि सिद्धरामैया जी एक क्लैरिटी दे चुके हैं कि मैं राज्य की राजनीति में ही रहूंगा, मैं राष्ट्र की राजनीति में नहीं आऊंगा। तो आज वो दोनों भी आने वाले हैं। जो कल है कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग, बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा में कल 4 बजे ये मीटिंग होगी। उस मीटिंग में कौन है सीएलपी लीडर, उनका ऐलान होगा। उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि जून 1 मतलब सोमवार डीके शिव कुमार सीएम की पद ग्रहण करेंगे। तो अभी ये फिलहाल ये अपडेट मिल रहा है हमें। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका ज्योति, और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, जिस तरह से अपने अपने बेटों को राजनीति में देने के लिए, उनको पॉलिटिकल भागीदारी देने के लिए जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बेटों के करियर पर न्यौछावर है पूरा राजनीतिक कोष, ये कहें तो गलत नहीं होगा। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।